दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी। जैसा कि पहली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि अभी हम राइट टू एजुकेशन एक्ट पर 6-7 वीडियो के साथ बातचीत करने वाले हैं। हर बारीकी समझने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की। तो आप बने रहें चैनल पर, लाइक और शेयर करते रहें। चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक होगा आरटीई एक्ट 2009 का ऐतिहासिक तथ्य 1910 से लेकर के आज तक। जानना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ऐतिहासिक तथ्य 1910 से लेकर के आज तक, आरटीई एक्ट 2009। तथ्य से तो आप परिचित हैं ही, फैक्ट्स साथियों, फैक्ट्स। चलिए, सबसे पहले आपको जैसा पहली वीडियो में बताया गया था कि 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक बिल लाए थे जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने की मांग की थी साथियों, पहली बार। वैसे ये मैंने पहले बता दिया आपको कि बड़ौदा के महाराजा ने इससे पहले अपने राज्य में लागू कर दी थी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, क्योंकि वो बड़े शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने ही स्कॉलरशिप भी सबसे पहले शुरू करी थी। अगर आप उनके इतिहास को समझना चाहते हैं तो साथियों, हम कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उनके अलग से इतिहास पर हम बात कर लेंगे। यहां पर जो प्रस्ताव लाए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला कदम माना जाता है साथियों। ये बात अलग है कि वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, विफल हुआ, और उसी के साथ साथ दूसरे बहुत से विद्वानों ने, शिक्षा प्रेमियों ने आवाज उठाई। तो सन 1917 में एक और घटना घटी। क्या आपको याद है? अगर याद है तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। सन 1917 में विट्ठल भाई पटेल, याद आ गया होगा, विट्ठल भाई पटेल यानी पटेल एक्ट बना साथियों, जैसे पटेल एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1917 पटेल एक्ट। विट्ठल भाई पटेल के प्रयासों से ही पटेल एक्ट बना था और उसमें अनिवार्य शिक्षा संबंधी एक कानून बनाया गया था साथियों। लेकिन क्या उस समय प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य थी, हो पाई थी? इसका मतलब है सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था साथियों। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था विट्ठल भाई पटेल जी का, कि इसे भारत में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ साथ भारतीय संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। भारतीय संविधान के अंदर भी, यानी भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 45 में राज्य को एक निर्देश दिया गया है, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है, कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसकी ड्यूटी? राज्य की ड्यूटी सन 1950 में संविधान के माध्यम से बता दी गई थी साथियों। कब? सन 1950 में जब भारत देश का संविधान लागू हुआ था, आर्टिकल 45 के माध्यम से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की ड्यूटी राज्य की बता दी गई थी। और राज्य की परिभाषा आप समझना चाहते हैं? अगर राज्य की परिभाषा समझना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए संविधान का आर्टिकल 12 साथियों, नहीं तो संविधान पर दूसरी वीडियो बनाई गई है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें राज्य को निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर
ये लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। 10 वर्ष, इसका मतलब समझते हैं साथियों, कैलकुलेशन करें तो 1950 से लेकर के 1960 और 61 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए था कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती और हर बच्चा स्कूल जा सकता, उसे समान और गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन मिलती। तो देश की स्थिति जैसी आज है ऐसी नहीं रहती। आज हम इतने दिन बाद भी हर बच्चे को ढूंढ के ला के स्कूल में दाखिल कराने की बात कर रहे हैं। आज इतने वर्ष बाद भी हमारे जो लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो भी हम 80 और 85 और 75% पर हैं। इसका मतलब है 25 से और 15% बच्चा आज भी स्कूल के बाहर है साथियों। ये आपको फैक्ट मिलेंगे साथियों। और भारत के संविधान का भाग 4 के अंदर आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्वों में है उसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये संविधान के अंदर दर्ज है। इसीलिए कहा जाता है कि देश को अगर विकसित देखना चाहते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में भारत को लाना चाहते हैं तो संविधान के हर प्रावधान को जमीनी स्तर पर ईमानदारी के साथ लागू करना होगा। देश के नागरिकों की भी वो जिम्मेदारी है, देश की सरकार की भी वो जिम्मेदारी है, देश के कारपोरेशन यानी निगमों की भी वो जिम्मेदारी। नंबर 4 साथियों, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में 1968 के अंदर आई थी, उसमें भी शिक्षा के विस्तार और समान अवसरों पर विशेष जोर दिया गया, इक्वलिटी पर, जिसे आज हम NEP 2020 में बड़ा फोकस के साथ चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमने इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। उस समय भी 1968 की पॉलिसी में समान अवसर की बात करी थी कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसे समान अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। वो हमारी जो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी 1968 की, उसमें भी ये कहा गया था। हम ये ऐतिहासिक तथ्य देख रहे हैं RTE एक्ट 2009 के साथ हुए। कितना लंबा इतिहास, वो तो हमने समझ ही लिया कि 100 साल से भी ज्यादा लंबा समय लगा इसे कानूनी दर्जा देने में। तो समझ सकते हैं कि हमारी मशीनरी कितना तेज गति से काम कर रही है या कितना स्लो गति से काम कर रही है। लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वाह कर रही है या नहीं कर रही है। लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। क्या हम सब देश के नागरिक सही तरीके से आवाज उठा पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लिखिए कमेंट्स बॉक्स में साथियों। और नंबर 5, स्वतंत्र भारत की जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसे NPE कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में, वो 1986 में आई थी साथियों। कब आई थी? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि पहली 68 थी और फिर लास्ट के 2 डिजिट को आगे पीछे कर दिया गया, ऐसे समझ लीजिए। तो 1986 जिसमें प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक यूनिवर्सल बनाने पर विशेष जोर दिया गया था और इसमें संशोधन भी किया गया 1992 में साथियों। उसमें और विशेष रूप से प्रावधान किए गए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी व्यवस्था को लाया गया कि जहां पर सिंगल टीचर ना हो, सिंगल क्लासरूम ना हो, इस तरीके की व्यवस्था, रिसोर्सेस फुलफिल हो सकें। यानी
आधारभूत संसाधन हर स्कूल के अंदर हो सके, इन सब पर जोर दिया गया। भारत देश के स्वतंत्र भारत देश की जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 वाली पॉलिसी। सहमत है मेरी बात से? अगर आपने पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप अगर फैक्ट जानना चाहते हैं तो पॉलिसी को भी पढ़ सकते हैं साथियों। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी की साइट पर जाएं, एससीईआरटी की साइट पर जाएं या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पर जाएं, जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और किसी मार्केट में जाए तो बुक सेलर के पास भी आजकल ये सारी चीजें मिल जाती हैं साथियों। सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, इसीलिए हम लेकर के आए हैं ये सारी चीजें। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हम इसमें कुछ विशेष फैक्ट बताने वाले हैं साथियों, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आपके पास समय कम है तो बीच बीच में पुश कर लें, अपने काम भी कर लें, लेकिन गंभीरता के साथ अंत तक जरूर देखें क्योंकि निचोड़ वीडियो का अंत में ही मिलता है। नंबर 6 साथियों, सन 1993 में उन्नी कृष्णन बनाम भारत सरकार एक केस आया था। उन्नी कृष्णन बनाम भारत सरकार एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में सन 1993 में। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया, जिसमें निर्णय दिया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्या सही सुना आपने? शिक्षा को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए, यानी अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है भारत के संविधान में, जो भाग 3 है, भाग 3 भारत के संविधान का भाग 3 जहां पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 21 है जिसमें मान और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो उसके साथ जोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निर्णय में दी थी साथियों 1993 में। उसे जीवन के जीने के अधिकार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ये निर्णय दिया था 1993 में। फिर भी कितना समय लगा साथियों? चलिए हर फैक्ट को जानते हैं। नंबर 7, भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया सन 2002 में। भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया सन 2002 में। तब इसे अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया साथियों। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई कि ये बच्चों का अधिकार है और ये राज्य सरकार यानी राज्य की ड्यूटी है कि वो इस काम को करे, जिससे कि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, समान अवसर मिल सके। तभी पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया साथियों। एसएसए जिसे कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान तभी भारत में लाया गया जिससे कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा के अधिकार का प्रचार प्रसार हो सके और उसके अनुसार दिए गए प्रावधानों को पूरे देश में लागू किया जा सके। समझते हैं साथियों? सहमत हैं मेरी बात से? बात अगर अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें साथियों। और नंबर 8, सिस्टमेटिकल तरीके से चलेंगे साथियों, क्योंकि हम ऐतिहासिक तथ्यों को जानना चाहते हैं। नंबर 8, सन 2009 में 2009 में
आरटीई एक्ट बना, उसे पार्लियामेंट में लाया गया। कब कैसे लागू हुआ, सबसे पहले देखते हैं। तो 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा ने पास किया, पारित किया। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया। 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया और 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, हस्ताक्षर हुए, यानी उनकी स्वीकृति मिली। यानी 26 अगस्त 2009 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। साथियों, समझते हैं कितना संघर्ष, कितना ऐतिहासिक फैक्ट छुपे हुए हैं जिनको हम सबको समझना चाहिए साथियों। और उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत और इतने संघर्ष के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, अगर ये हमारे बच्चों को अधिकार मिला है, तो क्या जमीनी स्तर पर ईमानदारी के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए? जितने शिक्षाविदों ने इसके लिए आवाज उठाई, क्या वो गलत थी? अगर सही थी तो सही तरीके से इसका इस्तेमाल यानी उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए साथियों। उसके बाद साथियों फिर भी इतना समय लगा उसे इंप्लीमेंट करने में कि नंबर 9 अगर हम देखेंगे तो 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू कर दिया गया और ये लागू होने के बाद ही भारत विश्व के उन देशों की सूची में जाकर के खड़ा हुआ जो 135 देश पहले से ही, यानी 134 पहले से ही राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू कर चुके थे, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कर चुके थे। यानी वो अपने यहाँ के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन पहले से ही मुहैया करा रहे थे। ऐसे देशों की सूची में भारत आ गया। साथ 100 वर्ष से भी लंबा समय लगा, संघर्ष किया राइट टू एजुकेशन एक्ट में बनने में। साथ फिर भी हम इसे छोटा प्रयास मानते हैं। ये हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से मिला है। साथ इसे ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। हम किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, चाहे हम देश के सामान्य नागरिक हैं, चाहे हम किसी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम किसी पद पर काम कर रहे हैं, चाहे हम राजनेता हैं, चाहे हम कोई मंत्री हैं, लेकिन इसे ईमानदारी से सही तरीके से उतारने में हम सबकी भूमिका होनी चाहिए। साथियों, लेकिन सोच अगर कुछ दूसरी है, कागजों में कुछ और है, तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं कि देश को विकसित कैसे किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा तो रीढ़ की हड्डी है। साथियों, किसी भी विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है शिक्षा। बहुत से विद्वानों ने कहा है कि मैं शिक्षा से देश के विकास को तोलता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और उन्होंने शिक्षा के बल पर ही अपना स्थान बनाया था इस देश में। देश में क्या, पूरे विदेशों में भी, पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने अपना स्थान बनाया था साथियों, शिक्षा के बल पर। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए लाई गई हर पॉलिसी को शिक्षाविद
बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के शायद बनाते हैं, तो हमें उसे जमीनी स्तर पर सही तरीके से उतारना चाहिए। ये आज की 9 पॉइंटों के माध्यम से हमने समझा। अगर आपको कोई भी जानकारी, छोटी सी भी जानकारी इसमें से पहली बार मिली है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, जिसको ऐसी जानकारी की जरूरत है, साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।